अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मोइन। इस चैनल का मकसद जो है वो दरअसल यूथ को टारगेट करना है, और यूथ को टारगेट करने से मुराद ये है कि हमारी जो यूथ है इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। हम देख रहे हैं हमारा मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट जो है वो मिसाल के तौर पर मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद क्या पोजीशन होती है। मैट्रिक करने के बाद ये सोच रहा होता है कि इंटर करना है, और इंटर करने के बाद ये सोच रहा होता है कि 4 साल मुझे यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 साल में और पिछले 2 साल में, उससे पिछले 2 साल में उसकी जेब के अंदर कितना पैसा है। क्या पिछले 50 सालों की तरह आज आइंदा के 50 साल भी इसी तरीके से गुजरेंगे कि एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहेगा? क्या आज के इस अंदर भी अगर वो यही सोच रहा है कि मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप के खर्चे में गुजारने हैं, तो आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जो है मिस्टर साद मौजूद हैं। माशाल्लाह सीबीएम से माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, बीबीए इन्होंने करा है फाइनेंस में, और एमबीए इन्होंने मुकम्मल किया है मार्केटिंग में। ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो हमारी यूथ है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, यहाँ पे यूथ से मुराद सिर्फ मेल जेंडर नहीं है, बल्कि हम फीमेल को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आगे हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट को डिफाइन करने जा रहे हैं। यूथ जो है अपने आप को बेहतरीन पोजीशन में लेकर किस तरीके से आ सकती है। हमने हमेशा यही सोचा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सेविंग क्या होता है? क्या सिर्फ लड़के ही सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती? क्या घर बैठे कोई सेविंग नहीं की जा सकती? इन तमाम बातों पे रोशनी डालेंगे। तो मोस्ट वेलकम करते हैं सर साद को, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मोइन साहब, आपने एक मौका दिया। ये एक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन रहेगी, और आपने मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया, मैं इसमें कुछ आपको ऐड कर देता हूँ। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट शुरू से फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर था, तो उसको परस्यू करते हुए मैंने अपना बीबीए के अंदर मेजर्स फाइनेंस चूज़ करा, जो कि एक काफ़ी अच्छा इकदाम रहा था। उसको फिर मैंने फर्दर कंटिन्यू करा अपने एमबीए के अंदर मार्केटिंग को, ताकि मैं उसको मज़ीद डाइवर्सिफाई कर सकूँ। देन मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ बैक इन जनवरी 2019, और मैंने जेएस बैंक से अपना प्रोफेशनल बैंकर का करियर स्टार्ट करा। माशाल्लाह। देन आफ्टर सर्विंग देयर फॉर लाइक 3 years मैं बैंक अल्फला मूव हुआ, और करंटली मैं एज अ क्रेडिट्स आरएम बैंक अल्फला में सर्विसेज अपनी ज्वाइन करा हुआ हूँ, और इसको हम डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। फोकस इसमें हमारी एक मिडिल क्लास यूथ रहेगी, जिनके लिए काफ़ी चैलेंज है इस वक्त के वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किस तरीके से करें। देखें, डे टू डे फाइनेंसेस जो होते हैं वो तो हर शख्स के चल रहे होते हैं, मगर उसके अंदर बेहतरी कैसे लाई जाए। एक इनकम होती है, एक एक्सपेंस होता है, मंथ एंड के ऊपर वो दोबारा ज़ीरो हो जाता है, फिर अगले महीने इनकम आती है, फिर एक्सपेंस होता है, फिर ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इस सिनेरियो में अगर उसके ऊपर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंस आ जाए तो वो उसे कैसे कवर करेगा, अगर उसके पास ना इन्वेस्टमेंट होगी ना सेविंग होगी। ये हमारा इस डिस्कशन में और आगे आने वाले सेशंस के अंदर मेन पॉइंट रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक इश्यूज। तमाम ही लोग जानते हैं रोजाना की बढ़ती हुई महंगाई, और सिर्फ महंगाई नहीं, इसके साथ रोजाना नए नए मसाइल जो हैं वो आवाम को परेशान करते रहते हैं। और आवाम तो फिर भी मैं समझता हूँ किसी दर्जे में इसको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मैं उस आवाम की बात कर रहा हूँ जो अभी मैट्रिक में है, जो अभी इंटर में है, और जो अभी यूनिवर्सिटी में है। तो मैं सर साथ से चाहूंगा इसके ऊपर रोशनी डालें और वो बताएं किस तरीके से ये अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। अच्छा मोइन साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि वो इस वक्त एज ब्रैकेट जो इस वक्त मैट्रिक में है और इंटर में है, जिनके पास अभी आगे 3-4 डेकेड्स हैं सर्विस करने के, अपना हार्डवर्क करने के, तो वो अगर अभी से इस चीज़ को लेकर चलें तो वो कितने बड़े बेनिफिट के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ बगैर ज़्यादा डिटेल्स में जाए 2-3 मेन पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज समझ लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ है। जब हमें डायरेक्शन नज़र आ जाएगी एज एन स्टेट, एज एन कंट्री, तो फिर हम उसमें से कोई वे आउट तलाश करेंगे कि हम इसमें से अपने आप को सर्वाइव कैसे करें। जैसे कि अगर कोई शिप समंदर में है और वो डूब रहा है, अगर उसका डूबना आपको नज़र आ रहा है, तो अब आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या करना है। अगरचे कि आप सोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो डूब रहा है, तो आपका गारंटीड है फिर उसके साथ डूब जाना। एक और मेन इशू पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, अगर हो रही होती है, तो लोगों को या एक आम पब्लिक के जहन में ये है कि वो सिर्फ रियल इस्टेट में कर सकता है और जगहों पे नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है, हमें इसी माइंडसेट को चेंज करना है कि सिर्फ हम रियल इस्टेट में नहीं, उसके अलावा भी और हमारे पास एवेन्यूज़ हैं जिसमें हम जा सकते हैं। ये चीज़ हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन को भी बेहतर करेगी,
क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर एक सर्टेन सेगमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी आती है सिर्फ और सिर्फ, और रियल एस्टेट किसी हद तक इंपोर्ट रिलायंट भी होती है, उसके अंदर एक्सपोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती, यानी डॉलर मुल्क के अंदर आ नहीं रहे होते, मुल्क के डॉलर जा ही रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी वो ग्रोथ तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इतनी बेनिफिशियल ग्रोथ प्रोवाइड नहीं करती है एक स्टेट के लिए। रिजल्ट ये निकलता है कि आपका कंट्री जो होता है वो इंपोर्ट रिलायंट हो जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ें बाहर से आना शुरू हो जाती हैं, और जब बाहर से आना शुरू होती हैं तो आपके पास डॉलर के इश्यूज होते हैं, जो कि हम डेली के न्यूज़ के अंदर देख रहे होते हैं कि स्टेट बैंक के डॉलर के ज़खायर कम से कम होते जा रहे हैं, और ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट बनता है। जब डॉलर के ज़खायर कम होते हैं लेकिन आपको अपनी इंपोर्ट्स के बिल डॉलर में अदा करने हैं, पीकेआर में तो आप लोकल परचेजिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और मेजर एक इशू की बात करते हुए आगे चलेंगे, वो ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जितनी मालियत की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुकाबले में देखा जाए तो जितनी मालियत की चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो उससे ज़्यादा है। अगेन बात यही हो गई कि जो हम चीज़ें बाहर भेज रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से चीज़ें मंगवा कर। तो अल्टीमेटली उसमें अगर हम 50 रुपये की इनकम जनरेट कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस आ रहा है 80 रुपये या 90 रुपये। अब 50 रुपये की इनकम जनरेट करने के लिए 80 रुपये का एक्सपेंस करना ये एक वाइज डिसीजन नज़र नहीं आता, बट डेफिनेटली स्टेट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनकी एक पॉलिसीज़ होती हैं जिनको उनको कंटिन्यू करना होता है। तो इन चीज़ों को भी हम आगे फर्दर डिटेल में लेकर जाएंगे। अच्छा सर, साथ में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, अगर किसी के पास कुछ पैसे भी मौजूद हैं तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या कोई फर्क है या दोनों ये एक ही चीज़ के नाम है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये एक बहुत ही पूछने में तो एक बेसिक सवाल है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन इसको समझना उतना ही ज़रूरी है और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। देखिए, सेविंग वो चीज़ होती है बेसिकली जिसके अंदर आप अपनी परचेजिंग पावर को इंटैक्ट करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 18% का इन्फ्लेशन है एक एग्जांपल के तौर पे, और आप बैंक में पैसे रख देते हैं या बैंक में नहीं रखते, आप किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट करे और आपको साल के आखिर में उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है 18,000, 19,000 या 17,000 रुपीज़। तो क्या हुआ, आप इस मैकेनिज़्म को समझिएगा कि साल के आखिर में 100,000 रुपीज़ आपका अपना प्रिंसिपल है, उसके ऊपर आपको 18,000 या 19,000 का प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, अब साल गुजर चुका है पूरा, आपने 1 जनवरी को पैसे इनपुट किए थे, अब हम 31 दिसंबर के ऊपर खड़े हुए हैं। 31 दिसंबर को आपके पास 1,18,000 रुपये हैं, बट सवाल ये पैदा होता है कि इस 1,18,000 से आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये एक साल जो गुजरा है, तो साल के शुरू में जो चीज़ 1,00,000 रुपये की आ रही थी, आज वो 1,18,000 या 1,17,000 या 1,20,000 रुपये की आ रही होगी। तो नेट टू नेट करके आपके पास कैश या अमाउंट तो इंक्रीज हो गई, लेकिन उस अमाउंट का बेनिफिट आप फर्दर बेनिफिट कोई अटेन नहीं कर सकते। जो चीज़ आप 1 साल पहले खरीद रहे थे, आप आज भी वही चीज़ खरीद सकते हैं उससे। इसी का दूसरा नाम करेंसी का डेप्रिशिएट होना भी होता है, या इसी का नाम इन्फ्लेशन होता है, या इसी का नाम महंगाई होता है कि एक चीज़ की कीमत जो कि वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जा रही होती है, उसको हमें अगर अटेन करना है, यानी कि अगर हम 2 साल पहले जो चीज़ खरीद सकते थे वो चीज़ हम आज भी खरीद सकें, उसके लिए हमें सेविंग करना मस्ट है। ये हमने बात करी थोड़ी सी सेविंग की, बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ये है कि हम पिछली एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि 18% का इन्फ्लेशन है, आपने 1 जनवरी 2023 को 100,000 या लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आज की परचेजिंग पावर को फॉरगो करना या उसको छोड़ना फ्यूचर में उससे ज़्यादा परचेजिंग पावर लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। सेविंग में क्या था कि हमने आज पैसे बचाए, मगर साल गुजरने के बाद पैसे तो हमारे बढ़ गए, मगर परचेजिंग पावर उतनी है, जो चीज़ लाख की आ रही थी अब वो 18 की आ रही है। इन्वेस्टमेंट में टारगेट ये होता है कि अगर 18% का इन्फ्लेशन है तो हमें उसको एटलीस्ट 5%, 6% या 8% मजीद इन्फ्लेशन के ऊपर कमाना है। 18 का इन्फ्लेशन है तो हमारा एक टारगेट, एक हेल्दी टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 25% अर्न करने का।
सही। ताकि 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो आपके 100,000 रुपीज़ अगर 1,25,000 रुपये हो जाएंगे, देन हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ अब आपने वही चीज़ खरीदी तो वो चीज़ आई 1,18,000 की, उसके बाद भी आपके पास 7,000 to 8,000 रुपीज़ बचे नहीं। ठीक है, ये आपकी जो एक एडिशनल आपके पास कैश बचा है, ये आपको एडिशनल परचेजिंग पावर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीज़ों को सम अप करते हुए मैं आपको बताऊं कि परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रखना कि वो टूटे ना, वो सेविंग कहलाती है। सही। और परचेजिंग पावर को इन्हेंस करना, उसको बढ़ाना, इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई एक आज बंदा वो सुजुकी ऑल्टो लेने की पोजीशन रखता है, उसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं अभी गाड़ी नहीं लेता, मैं 6-7 साल वेट करता हूँ और मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं होंडा सिटी ले लूँ, तो अगर वो 5-6 साल बाद होंडा सिटी ले लेता है उन पैसों से, तो एक रफ आइडिया के मुताबिक हम कह सकते हैं कि उसने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे करी, उसने ऑल्टो को फॉरगो करा और एक वक्त गुजार के अच्छी गाड़ी खरीदी, यानी कि उससे सिटी खरीदी। सही। दूसरा कंपैरिजन ये है कि वो आज ऑल्टो छोड़ दे और 5 साल बाद या 6 साल बाद उसके पैसे उतने ही हुए हों कि वो 5 साल बाद भी ऑल्टो ही खरीद रहा हो, तो उसकी सेविंग हुई है। वो ऑल्टो खरीद सकता तो उसने पैसे बचा लिए, आज भी वो ऑल्टो खरीद रहा है। एक वर्स्ट सिनारियो भी इसमें, अल्लाह ना करे वो किसी हमारे कोलीग के साथ, हमारे दोस्त के साथ पेश आए, वो ये कि आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 18% का इन्फ्लेशन था, फॉर एनी रीजन आप उस पर 12% कमा सके, यानी 12,000 कमा सके। सही। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा है कि आज वो ऑल्टो खरीद सकता था, उसने आज ऑल्टो नहीं खरीदी, उसने पैसे किसी जगह पर इन्वेस्ट करे, सेव करे या लगाए, मगर उससे उतना रिटर्न नहीं आया। अब पोजीशन 5 साल गुजरने के बाद ये है कि वो ऑल्टो नहीं, वो सुजुकी मेहरान खरीद पा रहा है, तो वो अपनी उस पोजीशन को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर, वो सेविंग भी नहीं कर पाया, इनफैक्ट वो नुकसान में आ गया। आखिरी समझने की बात इसके अंदर यही रही कि अगर हम कैश की पोजीशन देखेंगे तो वो लाख रुपए से 1,12,000 पे आ गया, मगर वो चीज भी नहीं खरीद सकता 1,12,000 में जो वो साल शुरू होने में लाख रुपए की खरीद सकता था। अच्छा जी, तो यहाँ आज का सेशन है, इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने सरसाज से जितनी गुफ्तगू करी उन तमाम गुफ्तगू को, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि किसी भी चीज को कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इस वक्त यहाँ हम आपसे कुछ पे करने के लिए कोई पैसे लेने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यू हैव टू पे अटेंशन। अगर आप यहाँ पे अटेंशन देते हैं, अपनी तवज्जो देते हैं, तो मैं आपसे शर्त लगा के ये शर्तिया बात कहता हूँ, इन दी एंड आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि आप भी वक्त के साथ साथ ग्रो करना शुरू कर देंगे। आज के सेशन में इतना ही, सरसाद को इजाजत देंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।